हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को कुछ हटके साइंस फिक्शन, फैंटेसी और ड्रामा मूवी पसंद है तो हमारे न्यू चैनल पिक्चर एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी चैनल के वीडियोस को देख सकते हो। और इस चैनल को ग्रो करने के लिए हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, इसलिए दोस्तों हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है रेनेगेड्स, और ये मूवी एक्शन एडवेंचर क्राइम थ्रिलर मूवी है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय दिखाया जाता है, और यह साल सन अगस्त 1944 का था। और इस वक्त जर्मन फोर्स फ्रांस को छोड़कर वापस जा रही होती है, इसलिए जर्मनी की फोर्स फ्रांस के बैंकों में रखा सोना और पैसा वहां से ले जाने लगती है। साथ ही साथ जर्मनी की फोर्स फ्रांस के म्यूजियम में रखी बेशकीमती पेंटिंग और कीमती आर्ट वर्क को भी अपने साथ ले जा रही थी। कीमती चीजों को अपने ट्रकों में लाद कर जर्मन फोर्स का ये काफिला यूगोस्लाविया कंट्री के ग्राहावियो शहर पर रुकता है। जर्मन फोर्सेज इस शहर में रहने वाले लोगों को उनके घरों से निकालकर सड़कों पर इकट्ठा करने लगती है। तभी एक लेडी अपने छोटे बच्चे को जर्मन फोर्स से बचा लेती है। वो लेडी अपने बच्चे को पीछे की खिड़की से वहां से भगा देती है। आगे हमें रात का समय दिखाया जाता है, जब जर्मनी की सेना जो सोना ट्रकों में भरकर फ्रांस से अपने साथ लेकर आए थे, वो सोना वो ट्रकों से निकालकर ग्राहावो के एक बैंक में ही रख रहे होते हैं। दूसरी तरफ यूगोस्लाविया का ही एक रेबल ग्रुप जो जर्मन फोर्स का विरोध करता था, उन्होंने चुपके से शहर के ऊपर लगे डैम पर विस्फोटक लगा दिए थे, और वो उस डैम को उड़ाने की तैयारी कर रहे थे, ताकि डैम का पूरा पानी शहर को डुबा दे और जर्मन सेना मारी जाए। मूवी के अगले सीन में हमें कहानी सन 1995 की दिखाई जाती है, जब बोस्निया का साराजेवो शहर युद्ध से ग्रस्त था। यह इलाका बोस्निया के एक जनरल के कंट्रोल में था, और इस जनरल का इंटरव्यू लेने के लिए एक वैन आती है जिसमें दो लोग बैठे हुए थे। तब जनरल के लोग उन दोनों प्रेस वालों को गाड़ी से उतारकर उनकी चेकिंग करने लगते हैं और उन्हें कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। जब उन दोनों प्रेस वालों के पास कुछ नहीं मिलता, तभी बोस्नियन सर्ब आर्मी का एक कोर ऑफिसर पेट्रोविच भी आकर उन दोनों प्रेस वालों को देखता है, और पेट्रोविच उन दोनों को जनरल का इंटरव्यू लेने के लिए अपने साथ ले जाता है। और पेट्रोविच उन दोनों प्रेस वालों से कहता है, जनरल चाहते हैं कि उन्हें दुनिया बेकसूर और निर्दोष समझे, ना कि वो क्रूर नेता जो कि यहाँ पर नरसंहार कर रहा है। आगे जनरल से मिलने के बाद वो दोनों प्रेस वाले जनरल का इंटरव्यू लेने की तैयारी करने लगते हैं। ये दोनों असल में प्रेस वाले नहीं, बल्कि यूएस नेवी सील के कमांडो थे। इसमें से एक आदमी का नाम स्टैंटन बेकर था और दूसरे आदमी का नाम कर्ट बफी था। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जनरल के कैंप के पास ही एक झील थी, और झील के अंदर से 3 नेवी सील कमांडो बाहर निकलते हैं। इन तीनों का नाम मैट बर्नास, बेन मोरन और जैक पॉटर था, और ये तीनों वहीं बनी एक पुरानी फैक्ट्री का ताला तोड़कर उसमें घुसते हैं। फैक्ट्री के बेसमेंट से होते हुए वो बोस्निया सर्ब जनरल के कमरे के ठीक नीचे पहुंच जाते हैं। उन्होंने नीचे की छत पर विस्फोटक लगा दिया था। जनरल के रूम में स्टैंटन और कर्ट जनरल का इंटरव्यू लेने लगते हैं, और थोड़ी देर में कर्ट बोलता है, ऑडियो की रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और ऐसा बोलकर वो माइक चेक करने जनरल के पास जाता है। तभी कर्ट माइक के अंदर से एक पेन निकालता है और उसे जनरल की गर्दन के अंदर घुसाकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ स्टैंटन भी कैमरे के अंदर से एक चाकू निकालकर वहां खड़े गार्ड्स को मार देता है। स्टैंटन और कर्ट रूम के बाकी सभी गार्ड्स को मार देते हैं। तभी नीचे बैठी टीम बटन दबाकर ब्लास्ट कर देती है, और फ्लोर में एक बड़ा होल होता है, जिस होल से स्टैंटन और कर्ट नीचे उतर जाते हैं, और जनरल को वो लोग एक बॉडी बैग में लेटाकर वहां से भागने लगते हैं। विस्फोट होने की आवाज बाहर खड़े पेट्रोविच को भी आ जाती है, और वो अपने आदमियों के साथ अंदर जाकर देखता है। दूसरी तरफ यूएस नेवी के लोग बेसमेंट से होते हुए जनरल को लेकर बाहर निकलते हैं, तो वो देखते हैं उनकी पिकअप लोकेशन पर सर्ब आर्मी के लोग बोट लेकर पहले से खड़े हुए थे। ये देखकर यूएस नेवी के लोग उन पर फायरिंग करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। तभी वहां पर सर्ब सोल्जर की एक दूसरी बोट भी आ जाती है, और उसमें बैठे सोल्जर यूएस नेवी के कमांडो पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। तब मैट बर्नास, जो कि टीम को लीड कर रहा था, उसे समझ आ गया था कि वो अपनी टीम को लेकर यहाँ से नहीं भाग सकता, इसलिए वो अपनी टीम को लेकर वापस बेसमेंट के अंदर जाता है। तब वो फैक्ट्री की एक खुफिया जगह में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आर्मी की गाड़ियां और टैंक रखा हुआ था। तब वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से आर्मी टैंक में निकलेंगे। मैट बर्नास टैंक में अपनी टीम के साथ जाकर टैंक को चलाने लगता है, और वो लोग दीवार तोड़ते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। तब बोस्निया सर्ब आर्मी भी टैंक पर हमला शुरू कर देती है, और टैंक के पीछे आर्मी के ट्रक भी पड़ जाते हैं,
और वो टैंक लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी बर्नास को वहाँ पर एक टावर दिखाई देता है। तब बर्नास जैक को उस टावर को भी उड़ाने के लिए कहता है। जैक उस टावर को भी उड़ा देता है और उस टावर के नीचे गिरने से पहले ही बर्नास टैंक को लेकर निकल जाता है और टावर गिरने से टैंक के पीछे आ रही सभी गाड़ियां टावर से टकराकर पलट जाती है। बर्नास टैंक को लेकर झील के ऊपर बने पुल से वहां से भागने लगता है। तभी उनके टैंक के सामने और भी टैंक और गाड़ियां आ जाती है और बर्नास के टैंक के पीछे भी दूसरे टैंक आकर टैंक का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं और उनके सामने आर्मी का ऑफिसर पेट्रोविच भी आकर खड़ा हो जाता है। तब बर्नास जैक को पुल का साइड का हिस्सा उड़ाने के लिए कहता है और पुल का साइड का हिस्सा उड़ाने के बाद बर्नास टैंक को पुल के नीचे झील में जम करवा देता है। अब धीरे धीरे टैंक में पानी भराने लगा था और बोस्निया सर्ब आर्मी के सोल्जर पानी में फायरिंग करने लगे थे। फायरिंग के रुकने के बाद बर्नास अपनी टीम को टैंक से निकलने के लिए कहता है और वो सभी पानी के अंदर से तैरते हुए वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी आगे जाकर उन्हें बोस्नियन सर्ब आर्मी की एक बोट दिखाई देती है। तब वो पानी से निकलकर उस बोट पर बैठे सोल्जर पर फायरिंग करते हैं और सभी सोल्जर को मारकर वो बोट को अपने कब्जे में लेकर वहां से निकल जाते हैं। आगे बर्नास अपनी टीम को लेकर यूएस आर्मी कैंप में पहुंचता है और वो अपने साथ बोस्नियन आर्मी के जनरल को भी पकड़ कर लाए थे। तब उस बेस कैंप का कमांडिंग ऑफिसर एडमायरल लेविन उन पांचों को अपने कैबिन में बुलाता है। तब एडमायरल लेविन बर्नास और उसकी टीम से कहता है, तुम्हें यहाँ से ऑर्डर दिए गए थे कि तुम्हें चुपचाप उस पैकेज को वहाँ से लाना है, वहाँ पर बिना कोई फुटप्रिंट छोड़े यहाँ पर डिलीवर करना है। तुम टैंक लेकर सड़कों पर उतर गए, उनके आर्मी कैंप पर तबाही मचाई। तुम्हें पता है मुझे ऊपर क्या क्या जवाब देना पड़ा। तब बर्नास कहता है, हमें सिचुएशन के हिसाब से हमारे प्लान को बदलना पड़ा। हमने जनरल को वहाँ से पकड़ लिया था पर हमारे भागने का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। तब हमें उस टैंक को सड़क पर लेकर आना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। बर्नास के एक्सप्लेनेशन को सुनकर एडमिरल लेविन थोड़े शांत होते हैं और वो बर्नास को एक विस्की की बोतल गिफ्ट करते हैं क्योंकि उनका मिशन सक्सेसफुल हुआ था। रात को पीने के लिए बर्नास और उसकी 5 लोगों की टीम एक बार में जाते हैं। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत वेटरेस लारा आती है जिसे देखकर वही बेटा बैन उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है पर लारा उसे ज्यादा भाव नहीं देती। इस बात पर वो पांचों आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं और उसके बाद देर रात वो लोग बाहर से निकल जाते हैं। तब बर्नास स्टेंटन से कहता है, मैं कबाब खाने जा रहा हूँ, क्या तुम चलना पसंद करोगे? तब स्टेंटन कहता है, नहीं मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। ये सुनकर बर्नास और स्टेंटन दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं और स्टेंटन थोड़ी आगे जाकर दौड़कर एक घर तक पहुँचता है। तभी उस घर का दरवाजा लारा खोलती है। लारा और स्टेंटन दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और स्टेंटन लारा के घर पर ही आया हुआ था। आगे वो दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। लारा वहाँ की एक लोकल लड़की थी और वो स्टेंटन को बताती है कि मैं अपने देश बोस्निया की प्रॉब्लम देखकर बहुत दुखी होती हूँ और मैं वहाँ के लोगों की मदद करना चाहती हूँ। लारा इस काम के लिए एक एनजीओ बनाने का प्लान भी कर रही थी और वो उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी। आगे लारा अपने घर में अपना डिनर तैयार कर रही होती है। तभी उसके घर में उसका भाई और उसके कुछ दोस्त आते हैं और लारा का भाई लारा से कहता है, वो बार तुमने कहाँ रखा है, वो मुझे दे दो। तब लारा कहती है, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, तुम अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तभी वहाँ पर स्टेंटन आकर लारा के भाई को समझाने लगता है और स्टेंटन लारा के भाई और उसके दोस्तों को मारने लगता है। तभी लारा के भाई का एक दोस्त स्टेंटन पर गन पॉइंट कर देता है। तब लारा का भाई स्टेंटन और लारा को लेकर घर के बाहर निकलता है तो घर के बाहर बर्नास पहले से ही खड़ा हुआ था और वो लारा के भाई और उसके आदमियों पर अचानक हमला कर देता है और स्टेंटन और बर्नास उन सभी को घायल कर देते हैं। इसके बाद बर्नास लारा से पूछता है, ये लोग कौन हैं और ये तुमसे क्या चाहते थे? लारा कहती है, इसमें से एक मेरा भाई है और बाकियों को मैं नहीं जानती। तब बर्नास स्टेंटन को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले दिन स्टेंटन और लारा दोनों घर में थे और लारा स्टेंटन के सामने अपने घर से कपड़े में ढकी कोई चीज निकालती है और लारा उस चीज को स्टेंटन को दिखाती है तो वो चीज सोने का एक ठोस ब्लॉक थी। लारा स्टेंटन को बार दिखाकर कहती है, इसका वजन 12.5 किलो है, इसकी अमेरिकन डॉलर में कीमत लगभग $1.5 लाख है। स्टेंटन लारा से पूछता है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? आगे स्टेंटन और लारा स्कूबा डाइविंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं और वो लोग एक झील के अंदर डाइव करने जाते हैं। पानी के अंदर लारा स्टेंटन को एक पूरा शहर दिखाती है। उस शहर के अंदर कई घर, चर्च और पुराना सामान दिखाई दे रहा था। आगे लारा स्टेंटन को बताती है, ये मेरे दादाजी की कहानी है। आगे वापस फ्लैशबैक में हमें वही फिल्म की शुरुआत का सीन बताया जाता है कि कैसे वो बच्चा यानी लारा की दादाजी जर्मन सैनिकों से बचकर भागे थे। जर्मन सैनिक लारा के दादाजी के माता पिता के साथ साथ
उस शहर के सारे नागरिकों को पकड़कर ले जाने लगे और लारा के दादाजी छिपकर ये सब देख रहे थे। लारा के दादाजी गाड़ी के पीछे ही छिपे थे। तब वो देखते हैं कि कुछ जर्मन सैनिक ट्रक के अंदर से कुछ बक्सों को बैंक की बिल्डिंग में ले जा रहे थे। ये देखकर लारा के दादाजी उस ट्रक के नीचे जाकर छिप जाते हैं और वो देखते हैं कि उन बक्सों में सोने के बार्स थे। तब वो बच्चा यानी लारा के दादाजी उस बक्से में से एक बार निकाल लेते हैं और उसे अपने पास छिपा लेते हैं। वो बच्चा सोने का बार लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे एक जर्मन सैनिक पकड़ लेता है। तब वो बच्चा सोने के बार को उसके पाँव पर पटक देता है, जिसके कारण वो सैनिक चिल्लाने लगता है। तब वो बच्चा उस सोने के बार को उठाकर जंगल की तरफ भागने लगता है और जर्मन सेना के लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। तब वो बच्चा छिपकर भागने लगता है और वो सोने के बार को कब्रिस्तान में बनी एक मूर्ति के नीचे छिपा देता है। आगे वो बच्चा जर्मन सेना से बचते हुए जंगल की तरफ भागता है। तभी उसे जंगल से कुछ चीखें सुनाई आने लगी थी और अचानक जंगल के बीच में कई सारी गोलियां चलने लगी थी और कई लोगों की चीखें सुनाई आने लगी थी, जिसे सुनकर वो बच्चा डर गया था और वो समझ गया था कि उस जगह पर उसके माँ बाप को और शहर के बाकी लोगों को मारा गया है। तभी उस बच्चे के पीछे एक आदमी आता है और वो उस बच्चे से कहता है, आवाज मत करो, मैं नाजी सेना से नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो आदमी रेबेल ग्रुप का था और वहाँ पर रेबेल ग्रुप भी आ जाता है। जो लोग नाजी सेना से नफरत करते थे उनका विरोध करते थे। आगे रेबेल ग्रुप उस बच्चे को पहाड़ के ऊपर ले जाता है और वो वहाँ से शहर के डैम को उड़ाने वाले थे ताकि शहर में घूम रहे सारे नाजी सिपाही मारे जाए। आगे रेबेल ग्रुप का लीडर डैम का विस्फोटक उड़ाने के लिए उस बच्चे को कहता है और वो बच्चा यानी लारा के दादाजी उस विस्फोटक के बड़े से बटन को दबा देते हैं, जिसके कारण शहर के ऊपर बने डैम में लगा विस्फोटक फट जाता है और डैम के नीचे बना ग्राहावो शहर पानी में पूरी तरह से डूब जाता है और पूरी नाजी सेना उसमें मारी जाती है। समय बीतता जाता है और सभी लोग उस डूबे शहर को भूल जाते हैं और वो शहर हमेशा के लिए झील के पानी में डूबकर रह गया था। आगे लारा कहती है, मैं चाहती हूँ कि मैं पानी के अंदर बने उस बैंक से सारा सोना निकाल लूं और उससे मुझे जो पैसा मिले उसे युद्ध में ग्रस्त देश को पुनः खड़ा करूं। आगे इंस्टेंटन वो सोने का बार अपने नेवी सील के दोस्तों को बताता है और अंदाजा लगाकर वहीं बैठा बेन कहता है, इस खजाने की कीमत तकरीबन 300 मिलियन डॉलर होगी या उससे ज्यादा भी। तब बर्नास कहता है, वो खजाना 150 फीट पानी के अंदर है और वो भी हमारे दुश्मन सेना की टेरिटरी में। तभी वहाँ पर लारा आ जाती है और लारा और स्टेंटन सभी लोगों को समझाते हैं कि लारा इस गोल्ड के पैसों से अपने देश के लोगों की मदद करना चाहती है, उनके लिए स्कूल बनवाना चाहती है, हॉस्पिटल बनवाना चाहती है ताकि उसके देश के लोग भी अच्छी लाइफ जी सके। आगे लारा इस खजाने के पैसों में से 50% हिस्सा मांगती है अपने देश के लोगों के लिए और 50% वो बर्नास की टीम को देने के लिए तैयार हो जाती है। आगे उन सब के मन में एक डाउट होता है कि वो नेवी सील के कमांडो है और उन्हें इस मिशन को करने के लिए ऊपर से परमिशन नहीं है। तभी वहाँ पर बर्नास आके कहता है, हमारे पास यहाँ पर 6 महीने हैं और हमने हमारी जिंदगी में अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो यादगार रहे, तो हमें ये काम जरूर करना चाहिए और इससे यहाँ के लोकल लोगों की भी काफी मदद हो सकती है। बर्नास की बात सुनकर वो सारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ पेट्रोविच और उसकी सेना के लोग अभी भी यूएस नेवी सील के कमांडो की तलाश में लगे हुए थे और उन्हें वो मृत सिपाही मिल जाते हैं जिन्हें मारकर जिनकी बोट लेकर यूएस नेवी सील के लोग भागे थे। स्टेंटन आगे खजाने को वापस लाने का प्लान सभी को बता रहा होता है। वो बताता है, पानी के नीचे एक शहर है और उसमें एक बैंक है चर्च के ठीक पास में। उस बैंक में एक तिजोरी है जिसका मॉडल नंबर वो जैक को देता है ताकि जैक उस मॉडल नंबर का पता करके उसे खोलने की तैयारी करे। आगे स्टेंटन कहता है, हमें लेक में डाइव करने के लिए एक डाइविंग स्पॉट मिल गया है, अब बस हमें इन्वेंटरी और जरूरी सामान का इंतजाम करना होगा जिससे हम बैंक के वॉल्ट को तोड़ने का काम कर सके। तब जैक वॉल्ट रूम के लॉकर मॉडल को देखकर कहता है, हमें इलेक्ट्रोड चाहिए होगी तिजोरी को काटने के लिए और बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए होंगे। तब बर्नास पूछता है, ये काम करने में हमें कितना समय लग जाएगा? बेन कहता है, हमें कम से कम 5 रातें लग जाएगी क्योंकि पानी के अंदर हम सिर्फ 2 घंटों के लिए रह सकते हैं, वरना हमें डिकम्प्रेशन सिकनेस होने का खतरा है, इसलिए इस मिशन में ज्यादा टाइम लगेगा। पर मेरे दिमाग में एक और सवाल है, इतना सारा गोल्ड हमें मिल भी गया तो हम 2000 गोल्ड बार को पानी के ऊपर कैसे लेके आएंगे? यह सवाल सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद वह सारे मार्केट में जाकर मिशन को पूरा करने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं और वो कुछ सामान अपनी कमांड बेस से भी ले लेते हैं। बेस कैंप में काम करने वाले डिमिट्री नाम के आदमी से वो उसका ट्रक उधार ले लेते हैं। मूवी के अगले सीन में लारा अपने घर पर जाती है तो वो देखती है उसका गोल्ड बार किसी ने चुरा लिया था। वो गोल्ड बार लारा के भाई ने ही चुराया था।
और वो उस गोल्ड बार के कुछ टुकड़े कर उसका इस्तेमाल करने लगा था चीजों को खरीदने में। आगे हमें दिखाया जाता है कि बेन प्लान बना चुका था कि वो लोग कैसे सारे गोल्ड बार को पानी की सतह पर लाएंगे। बेन कहता है हम सारे गोल्ड बार को एक कार्गो नेट में बांध लेंगे और उस कार्गो नेट के ऊपर वाले हिस्से पर पैराशूट बांध देंगे। फिर पैराशूट में हवा भरकर हम सारे गोल्ड बार्स को पानी की सतह पर ले आएंगे। पर इसके बाद हमारे पास एक दिक्कत और है। दिक्कत यह है कि हम सारा गोल्ड जमीन पर कैसे लेकर आएंगे। तब वहीं बेटा जेक कहता है मेरे पास इसका भी एक सॉल्यूशन है। आगे जेक हेलीकॉप्टर में अपने दो दोस्तों के साथ होता है जो कि उन्हीं के कमांड बेस के लिए अटैक हेलीकॉप्टर उड़ाते थे। उस हेलीकॉप्टर के दोनों ही पायलट बहुत बहादुर थे। वो दुश्मन के एरिया में बिना डरे हेलीकॉप्टर लेकर चले जाते हैं। जेक उन दोनों पायलट को वो लोकेशन दिखाता है जहाँ से उन्हें सोना लेकर उड़ना था और जेक कहता है अगर तुम लोग हमारी मदद करोगे तो तुम्हें हम $1 मिलियन देंगे। वो दोनों पायलट ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों पायलट दुश्मन के एरिया में हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे। तभी वहाँ पर एक प्लेन आकर उनके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करने लगता है। पर वो दोनों पायलट अपने हेलीकॉप्टर को किसी तरह से बचाकर प्लेन पर फायरिंग कर उसे ही क्षतिग्रस्त कर देते हैं। दूसरी तरफ वो दुकान का मालिक जिसे लारा के भाई ने सोने का टुकड़ा देकर सामान खरीदा था, वो सोने के टुकड़े के बारे में बोस्नियन सर्ब आर्मी को बता देता है और वो आर्मी के लोगों को लारा के भाई की गाड़ी का नंबर देता है। पेट्रोविच के आदमी लारा के भाई और उसके एक दोस्त को पकड़ लेते हैं और उन्हें उनके पास से वो गोल्ड बार भी मिल जाता है। तो पेट्रोविच उनसे पूछताछ करने लगता है कि उन्हें यह गोल्ड बार कहां से मिला। दूसरी तरफ कमांड बेस में एडमिरल लेविन बर्नास और उसकी टीम को अपने केबिन में बुलाता है और एडमिरल लेविन कहता है तुमने साराजेवो की सड़कों पर जो टैंक चलाया था, कमेटी ने हमें उसकी रिपोर्ट भेज दी है, पर कमेटी ने तुम लोगों को फायर तो नहीं किया है और कहा है तुम पांचों को तुरंत इस बेस कैंप से रिमूव कर दिया जाए, इसलिए 36 घंटों के अंदर तुम्हें इस बेस कैंप से रिपोर्ट कर दिया जाएगा। तब बर्नास एडमिरल लेविन से बात करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर रुकना चाहते हैं, उन्हें रुकने की इजाजत दी जाए। तब एडमिरल लेविन कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ऑर्डर ऊपर से है। आगे बेन बर्नास से पूछता है अब हम लोग क्या करेंगे। बर्नास कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने सुना नहीं, हमें 36 घंटों के अंदर यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा। उस प्लान को अब कैंसिल समझो और यहाँ से जाने की पैकिंग करो। यह सुनकर सभी लोग काफी दुखी होते हैं, खासकर लारा और स्टैंटन। उसी रात बर्नास, कर्ट, बेन और जैक ये सभी बार में बैठे हुए थे। बेन अपने ग्लास में विस्की के ऊपर बन रहे बबल्स को देख रहा था और तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। बेन उस ग्लास के अंदर एक छोटा सा ग्लास रखता है। आगे बेन समझाता है हम इस मिशन को 5 रातों में पूरा करने वाले थे, पानी में डिकम्प्रेशन सिकनेस से बचने के लिए, क्योंकि हमें हर 2 घंटे में पानी से बाहर आना पड़ सकता था। पर यदि हम पानी के अंदर ही ऐसा एयर जोन बना दे जहाँ पर हम खुल के सांस ले सके और डिकम्प्रेशन सिकनेस से भी बच सके और शायद 8 घंटे में ही इस पूरे मिशन को पूरा कर लेंगे। आगे बेन स्टैंटन को कॉल करके उससे पूछता है जिस चर्च की बात तुम कर रहे थे क्या उसमें कोई सॉलिड जगह बनी है। स्टैंटन कहता है हाँ, उस चर्च में गाना बजाने वालों की गैलरी बनी है जो कि पत्थर की बनी हुई है। बेन कहता है और उस चर्च में कोई बेल है। स्टैंटन कहता है हाँ, सॉलिड पीतल की एक बेल है। बेन कहता है तो हम उस बेल के अंदर हवा भर सकते हैं और बेल के अंदर एक जनरेटर ले जाकर चालू कर देंगे और जनरेटर की हवा को हम उस पत्थर वाली जगह पर छोड़ेंगे, जिससे हवा के कारण वहाँ के पानी का स्तर नीचे आ जाएगा और उसे हम हमारा ऑपरेशन बेस बना सकते हैं। हम अभी निकलेंगे और सुबह होने से पहले काम करके वापस आ जाएंगे। आगे जैक उन दोनों पायलट के पास जाता है जिनका हेलीकॉप्टर उन्हें चाहिए था, पर पायलट जैक को मना कर देता है कि इतने शॉर्ट नोटिस में हम हेलीकॉप्टर का इंतजाम नहीं कर सकते। तब जैक उस एरिया में उड़ने वाले एरोप्लेन वालों से बात करता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे बड़े इक्विपमेंट को एरोप्लेन से लेक के ऊपर ड्रॉप करवा देते हैं और बर्नास और उसकी टीम भी लेक के ऊपर पैराशूट से कूद जाती है। आगे जैक और बर्नास पानी के अंदर उस चर्च की बेल के पास जाते हैं जिसके अंदर वो ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए हवा को पंप करने लगते हैं, जिससे बेल के अंदर के पानी का स्तर नीचे आ जाता है और उसमें जगह बन जाती है। तब बेन उस बेल की खाली वाली जगह पर एक जनरेटर लगाता है जिसका एक पाइप जैक लेक के ऊपर हवा में छोड़ देता है ताकि जनरेटर बाहर की हवा को खींच सके। बेन उस जनरेटर को चालू करता है और जनरेटर ऊपर की हवा को खींचने लगता है और जनरेटर के दूसरे पाइप को बर्नास चर्च में बनी उस पत्थर वाली जगह पर ले जाता है। धीरे धीरे उस पत्थर वाली जगह पर गैप बनने लगती है और वहाँ का पानी नीचे जाने लगता है। दूसरी तरफ बोस्नियन आर्मी के ऑफिसर पेट्रोविच ने लारा के भाई को पकड़ लिया था और वो उसके जरिए लारा के घर तक पहुँच जाता है। पेट्रोविच लारा के घर की तलाशी लेता है तो उसे उसके घर पर अंडर वाटर स्विमिंग कॉस्ट्यूम और इक्विपमेंट मिलते हैं और उसे उसके घर में एक मैप भी मिलता है जिसमें लेक के ऊपर मार्क किया गया था। उस मैप में लेक की लोकेशन को देखकर पेट्रोविच समझ जाता है कि इसी लेक में वो सोना होगा
दूसरी तरफ बर्नास की टीम ने पानी के अंदर बेस बना लिया था, जिसमें पानी के अंदर वो अपना काम करके बार बार रुक सकते थे। इसके बाद बर्नास की टीम चर्च की दीवारों को ड्रिल करके तोड़ने लगती है और वो बैंक की दीवार भी तोड़कर बैंक के अंदर इंटर कर जाते हैं। बैंक के अंदर उन्हें बैंक का वॉल्ट रूम भी दिखाई देता है और वॉल्ट रूम की स्टील प्लेट्स को कट करके वो वॉल्ट रूम के अंदर इंटर होते हैं। तो वो देखते हैं कि वॉल्ट रूम के अंदर कोई भी सोना नहीं था। वहाँ पर सोने के सारे बक्से खाली पड़े हुए थे। उनमें से कुछ बक्सों में नोट थे जो भी पूरी तरह से गल गए थे और उन्हें उस वॉल्ट रूम में बस 10 ही गोल्ड बार मिलते हैं। तब जेक इन सब बातों के लिए लारा को दोषी ठहराता है कि उसने इन सभी को गलत जानकारी दी। तब बर्नार्ड जेक से कहता है इसमें लारा की कोई गलती नहीं। जब उसके दादाजी ने ये सब देखा था तब वो एक छोटे बच्चे थे, तो हो सकता है उनसे कोई गलती हो गई हो। चलो हम यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। आगे बर्नास और उसकी टीम वहाँ से निकलने लगती है। तभी बर्नास को वहाँ पर एक वॉल दिखाई देती है और वो वॉल देखने से ऐसी लग रही थी जिसे उसे बाद में बनाया गया हो। बर्नास को उस वॉल पर कुछ ईंटें दिखाई देती है जिस पर नाम लिखे थे, पर उसमें से एक ईंट पर नाम उल्टा लिखा हुआ था। बर्नास अपनी टीम को ये बात बताता है और उन्हें ये दीवार खोदने के लिए कहता है। वो लोग मिलकर उस दीवार को खोदने लगते हैं तो उसके अंदर एक तहखाना था और तहखाने के अंदर उन्हें लकड़ी का एक बड़ा सा बक्सा दिखाई देता है। उस बक्से के अंदर उन्हें कुछ पुरानी पेंटिंग्स मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि हो ना हो खजाना भी यहीं पर छिपाया गया हो। वहाँ उन सभी को एक बड़ा सा बक्सा और मिलता है। वो उस बक्से की लकड़ी को हटाते हैं तो उसके अंदर उन्हें कई सारे सोने के बार्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर उन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो सभी लोग उन सोने के बार्स को नेट में इकट्ठा करने लगते हैं। तभी लारा के घर से मिले हुए नक्शे के अनुसार पेट्रोविच भी उस जगह की लोकेशन पर पहुंच गया था और उसे पानी के ऊपर पुराने नोट तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। पेट्रोविच समझ जाता है कि उससे पहले ही सोने को कोई लेने आया है और वो लेक के अंदर अपने आदमियों को भेजता है। आगे बेस कैंप में एडमिरल लेविन से उनका एक आदमी कहता है, सर मैंने पायलट ट्रेनी और डिट्रॉय को सोने के बारे में कुछ अजीब सी बातें करते हुए सुना था। तब एडमिरल लेविन कहता है उन दोनों को मेरे ऑफिस में भेजो। आगे लेविन डिट्रॉय और रेनी को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है और जॉब से निकाले जाने के डर से वो सब कुछ सच सच बता देते हैं। दूसरी तरफ बर्नास की टीम पानी के अंदर सारे गोल्ड बार को नेट पर इकट्ठा कर चुकी थी और उनकी टीम नेट पर पैराशूट बांधने की तैयारी कर रही थी। तभी वहां पर पेट्रोविच के आदमी भी आ जाते हैं और वो बर्नास की टीम पर चाकू से हमला करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी को बर्नास की टीम वहीं पर मार देती है और जब दूसरा आदमी बेन पर हमला करने आता है तो बेन उसे भी मार देता है, पर उसके हाथ में पैराशूट लिपट गया था और पैराशूट के छूटते ही पेट्रोविच का वो आदमी ऊपर चला जाता है। पेट्रोविच अपने आदमी को मरा हुआ देखकर कहता है इन पर ग्रेनेड डालो। पानी के अंदर बने बेस में बर्नास की पूरी टीम इकट्ठा होती है और जेक बर्नास से कहता है कोई ऊपर है और उनमें से 2 आदमियों ने हम पर हमला किया। तब बर्नास कहता है ऊपर कोई भी हो हमें अपना काम जल्दी खत्म करना है और वो सारे लोग वापस अपने काम पर जुट जाते हैं। बर्नास की टीम ने गोल्ड बार को कार्गो नेट पर इकट्ठा कर लिया था और वो कार्गो नेट्स पर अब पैराशूट बांध देते हैं और पैराशूट के अंदर वो ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा गैस को भरने लगते हैं, पर पैराशूट में गैस थोड़ी कम थी इसलिए पैराशूट थोड़ा ही उठ पाता है। तभी ऊपर से पेट्रोविच की टीम एंकर पर ग्रेनेड बांधकर उसे पानी के अंदर छोड़ती है, जो ग्रेनेड पानी के अंदर बने चर्च और बैंक पर जाकर गिरते हैं, जिसके कारण वो बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। पेट्रोविच की टीम ऊपर से लगातार ग्रेनेड फेंक रही थी, इसलिए बर्नास और उसकी टीम पैराशूट को लेकर बैंक से थोड़ी दूरी पर चली जाती है, पर अभी भी उन्हें सोना ऊपर पहुंचाने के लिए पैराशूट में और गैस की जरूरत थी, पर बचे हुए गैस सिलेंडर चर्च और बैंक के मलबे में दब चुके थे। तब बर्नास अपनी टीम से पैराशूट में कहता है तुम लोग सभी यहीं पर रहो, कुछ और ऑक्सीजन सिलेंडर बाकी है मैं उन्हें लेकर आता हूँ। तब बर्नास उस ऑक्सीजन सिलेंडर को मलबे के बीच में लेने जाता है। तभी ऊपर से पेट्रोविच की टीम वहाँ पर और ग्रेनेड छोड़ती है, जिसके कारण चर्च और बैंक का मलबा पूरी तरह धंसने लगता है, पर बर्नास ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर किसी तरह से वहां से निकल जाता है और वो पैराशूट में जाकर सिलेंडर की गैस छोड़ता है, जिसके कारण पैराशूट सोने को लेकर सतह पर जाने लगता है। सतह पर पैराशूट के पहुंचते ही पेट्रोविच पैराशूट को देख लेता है। बर्नास और उसकी टीम पानी से निकलती है तो वो देखती है पेट्रोविच की टीम ने उसे घेर लिया था और पेट्रोविच बर्नास पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करने वाला था। तभी वहां पर अचानक नेवी का एक हेलीकॉप्टर आकर पेट्रोविच और उसके आदमियों की बोट को उड़ा देता है और जिसमें पेट्रोविच और उसके सारे आदमी मारे जाते हैं। ये देखकर बर्नास की सारी टीम और लारा काफी खुश होते हैं। यह हेलीकॉप्टर डिट्रॉय और रेनी ही चला रहे थे, जिन्हें जेक ने पानी से सोना सतह पर ले जाने के लिए हायर किया था। आगे वो लोग हेलीकॉप्टर के मोटे वायर से कार्गो नेट को बांधते हैं
और नेट में रखा सारा सोना और बर्नास की टीम को वहां से लेकर उड़ जाते हैं। आगे एडमिरल लेविन बर्नास की टीम से पूछता है, तुम बिना कुछ छुपाए मुझे सब कुछ बताओ। तब स्टैंटन कहता है, जो भी सोना हमें मिला है उससे बोस्नियन लोगों की मदद हो सकेगी। और बेन लेविन को बताता है, हमें कुल मिलाकर 24 टन सोना मिला है, जिसकी मार्केट में कीमत $302 मिलियन है। यह सुनकर लेविन सोच में पड़ जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडमिरल लेविन ने एक प्रेस मीटिंग रखी थी और उन्होंने प्रेस के सामने उन गोल्ड बार को डिस्प्ले किया था। और प्रेस मीटिंग में एडमिरल लेविन कहते हैं, हमें पानी के अंदर से $150 मिलियन का फ्रांस का पुराना खजाना मिला है और यह खजाना हम फ्रांस को लौटाने वाले हैं। इसके बदले फ्रांस की गवर्नमेंट नेवी सील के कमांडोज को और लारा को मेडल देती है। और मीटिंग के बाद एडमिरल लेविन बर्नास की टीम को और लारा को अपने केबिन में बुलाते हैं और एडमिरल लेविन उन सभी को एक एक चेक देते हैं और कहते हैं, मैंने बाकी के $150 मिलियन के गोल्ड बार्स को अपने एक रिश्तेदार की मदद से मार्केट में बिकवा दिया है और ये उसमें से तुम्हारा हिस्सा है। बर्नास की टीम अपने अपने चेक को देखती है तो उनके चेक में काफी छोटा अमाउंट था। यह अमाउंट $3000 का था। ये देखकर बर्नास की टीम हैरान हो जाती है और वो लोग सोचते हैं कि एडमिरल लेविन ने उनके हिस्से का सारा पैसा अपने पास रख लिया। पर जब लारा अपना चेक देखती है तो वो हैरान रह जाती है। लारा के चेक में $149 मिलियन का अमाउंट दर्ज था ताकि वो अपने एनजीओ मिशन को पूरा कर सके। ये देखकर लारा एडमिरल लेविन का शुक्रिया अदा करती है। बर्नास भी ये देखकर खुश होता है और वो अपना चेक भी लारा को दे देता है और बर्नास की टीम भी अपने अपने चेक लारा को दे देती है। वो सभी लोग बाहर निकल जाते हैं और लारा सबको कहती है, चलो हम मिलकर अब पार्टी करेंगे। वो लोग खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।